क्या होते हैं, अधिकारों की कौन कौन सी परिभाषाएं विचारकों ने बताई है, और हमारे संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं, सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सुविधाएं या स्वतंत्रताएं चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सुविधाएं या स्वतंत्रताएं। तो इन सुविधाओं और स्वतंत्रता की मांग वो किससे करता है? समाज से करता है। ठीक है, जब समाज इन मांगों को स्वीकार कर लेता है तो वो क्या बन जाते हैं? अधिकार। ठीक है, तो अधिकार जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का अपने और समाज के हित में उचित प्रयोग करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास शक्तियां हैं, ठीक है, तो उन शक्तियों को उनका समाज और अपने हित में विकास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वतंत्रता या अधिकार की। ठीक है, जैसे आजकल जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनपे सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त होते हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो वो अधिकार क्यों प्रदान किए जाते हैं? ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, क्योंकि जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा तो ही तो समाज का विकास होगा। होगा या नहीं? है ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, तो राज्य ने हमें शिक्षा का अधिकार क्यों दिया है? ताकि शिक्षा के अधिकार से क्या होगा? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा, और जब व्यक्तित्व का विकास होगा तो किसका विकास होगा? राज्य का विकास होगा, समाज का विकास होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने अधिकार को किस रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर कुछ विचारकों की परिभाषाएं हैं। इसमें सबसे पहला है लॉस्की के अनुसार। लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सुविधाएं होंगी, अधिकार होंगे। इसके बाद एक और परिभाषा है श्रीनिवास शास्त्री। इन्होंने कहा है कि अधिकार समुदाय के कानूनों द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था या नियम है जो नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक विकास में सहायक होता है। यानी कि जो नैतिक विकास होता है वो किसके द्वारा होगा? अधिकारों के द्वारा। और इन अधिकारों को कौन संरक्षण प्रदान करता है? राज्य। ठीक है, और स्वीकृति कौन देगा? समाज। तो यानी कि अधिकार उन परिस्थितियों का नाम है, उन सुविधाओं का नाम है जिसके आधार पर हम अपना विकास कर सकते हैं। इसके बाद आपका अधिकारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, यानी कि हम आप इसमें देखते हैं कि अधिकारों की विशेषताएं क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण है सामाजिक स्वरूप, यानी कि अधिकार जो होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक, है ना? क्योंकि अधिकार हमें अधिकारों का उपयोग हम कहाँ करेंगे? समाज में करेंगे, और अधिकारों को स्वीकृत भी कौन करता है? समाज करता है। यानी कि समाज में ही व्यक्ति अधिकारों का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। इसके बाद जो अगला है वो है कल्याणकारी स्वरूप, यानी कि जो अधिकार होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है? कल्याणकारी होता है, हितकारी होता है। अधिकार के रूप में राज्य हमें वही स्वतंत्रता या सुविधाएं प्रदान करता है जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, जैसे शिक्षा है, क्यों दिया है? क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। विचार अभिव्यक्ति क्यों दी है? क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मदपान, नशा या जुआ खेलने की स्वतंत्रता मांगेगा तो राज्य उसको प्रदान नहीं करेगा। क्यों नहीं प्रदान करेगा? क्योंकि उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है लोकहित में प्रयोग, यानी कि अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति किसमें करेगा? लोकहित में। अगर जिन अधिकारों से लोकहित को हानि होती है तो ऐसे अधिकारों को जो राज्य है उनको सीमित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो अधिकार की विशेषता है वो ये है कि अधिकार जो होता है वो सार्वभौमिकता का लक्षण उसमें पाया जाता है। सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि अधिकार बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के भेद के सभी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जब राज्य अधिकार देगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इन्हें
तो ये हमने अधिकारों के लक्षण देखे, ठीक है। अब हमें अधिकारों का अर्थ, परिभाषा और उसके लक्षण समझना आ गए। क्या है अधिकारों का अर्थ बताइएगा कोई? क्या है अधिकार बताइए? अधिकार क्या है? वो सुविधाएं हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। ये राज्य हमें क्यों प्रदान कर रहा है? ताकि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो अधिकारों के लक्षणों के बाद हम देखते हैं एक लक्षण और है राज्य का संरक्षण, ठीक है। ये भी क्या है? अधिकारों का लक्षण है। यानी कि जब व्यक्ति सुविधाओं की मांग करता है, ठीक है, कैसी सुविधाएं? जैसे शिक्षा की हो गई, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की हो गई, निवास की हो गई। तो जब ये सुविधाओं की मांग करता है तो समाज उसको स्वीकृत कर देता है, ठीक है। समाज ने जब स्वीकृत कर दिया और राज्य उसको कानूनों का संरक्षण प्रदान कर देता है तो वह सुविधा या स्वतंत्रता हमारे लिए क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है, ठीक है। यदि राज्य उसको संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए अधिकार नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारे संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। बिना इसके जो व्यक्ति का विकास है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो हमको 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इनको हम मौलिक इसलिए कहते हैं, मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संविधान में वर्णित होते हैं, ठीक है। और राज्य इसमें आसानी से संशोधन नहीं कर पाता है। इन अधिकारों में संशोधन तभी होता है जब संविधान में परिवर्तन होगा। और साथ ही जो संविधान है इसकी सुरक्षा की गारंटी प्रत्येक नागरिक को देता है, ठीक है। यानी कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अब जो हमारे अधिकार हैं वो 6 हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद तीसरा जो आपका अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद आपका अगला जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके बाद आपका अगला अधिकार है संवैधानिक विचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7। तो एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको संविधान से हटा दिया गया, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? कानूनी अधिकार है। तो जो हमारा सबसे पहला अधिकार जो हमने पढ़ा था कौन सा था? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में सबसे पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों पर एक जैसे कानून लागू किए जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी राज्य क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता के संरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी जो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे, सब पर एक जैसे कानून लागू होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, यानी कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक जितने स्थान है उस पर किसी को भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जाएगा। फिर ये भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कुओं और तालाबों का जो प्रयोग है वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना क्या है, अपराध है। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता, ठीक है, यानी कि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के सबको अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये देखा कि प्राचीन काल से हमारे देश में कौन सी प्रथा चली आ रही है, छुआछूत, तो इसका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है कि आप छुआछूत क्या है, दंडनीय अपराध है। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, किसका अंत है, उपाधि। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आप राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे ब्रिटिश जब काल था तो उस समय क्या होता था, व्यक्तियों को संपत्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, किसी को सर की उपाधि दी थी, ठीक है, किसी को राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो अब ये उपाधियां नहीं होंगी, उपाधियां केवल दो ही क्षेत्र में मिलेंगी, एक तो सैनिक क्षेत्र में और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। सैनिकों को मिलती है ना, जैसे कैप्टन, सूबेदार, मेजर, ये सब क्या है, उपाधियां, तो केवल उपाधियां दो ही क्षेत्र में होंगी। इसके बाद आपका जो अगला अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमें 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है इसमें सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति बोलना, ठीक है, यानी कि आपको विचार करने की, बोलने की, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन राज्य जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या हिंसा के आधार पर इस अधिकार को सीमित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, लेकिन उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सभी नागरिकों को ये अधिकार है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है समुदाय और संघ बनाने का, यानी कि अपने हितों के लिए हम क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ, क्यों बनाया जाता है, अपने हितों के लिए। तो हमारा संविधान ये कहता है कि हम अपने हितों के लिए संघ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। इस पर सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक हित और अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निवास की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत और उसके राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका मीन्स हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, और व्यवसाय कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए जो हमें पसंद है। तो हमारे संविधान में हमें किसकी सुविधा दी गई है, व्यवसाय चुनने की। नेक्स्ट है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि अपराध कर दिया है तो जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने किसी कानून का उल्लंघन करा है तो तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा कि आपने किसी विधि का उल्लंघन करा है तब तक आपको दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसी में है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 5 बार दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपने कोई अपराध करा है उसके लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, यानी कि आपने एक अपराध किया उसको आपको बार-बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट ये है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या था हमारा अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21 जो कि है जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। तो ये जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार को आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन से अधिकार को, जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को, अनुच्छेद 21 केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इस
सभी इस अधिकार को अलग किया जा सकता है। इसके बाद है आपका 22 अनुच्छेद 22 बंदीकरण तथा नजरबंदी से बचाव। तो इसमें ये कहा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए बंदी बना दिया गया है, ठीक है, तो उसको कारण बताया जाएगा कि आपको बंदी क्यों बनाया गया है, और यदि उसको बंदी बना दिया गया है तो उसको अपने बचाव के लिए वकील चुनने का अधिकार है, ठीक है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आप किसी को ऐसे भी बंदी बना के नहीं रख सकते। इसके बाद आपका नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, है ना, मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, ये दंडनीय अपराध है। और साथ ही ये क्या है, बाल श्रम कर रहा है, ठीक है, जिनकी जो बच्चों से काम कराया जाता है तो वो नहीं कराया जाएगा, वो दंडनीय अपराध है, उनको जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं कराया जा सकता, जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं कराया जा सकता, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, बेगार प्रथा का अंत। किसका अंत? बेगार प्रथा का। जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, और राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। साथ ही ये भी कहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता होगी। और जो हमारे राजकीय शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित होगी। तो ये कौन सा अधिकार था? धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमारा अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? किनको कहते हैं अल्पसंख्यक? वेरी गुड। जिनका जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या में बहुत कम है, जैसे जैन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख हो गया। तो इन लोगों को अपनी भाषा, नीति और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। साथ ही ये शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन करने का भी इनको अधिकार दिया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला अधिकार है कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? कोई बता सकता है क्यों है भाई सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमें अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। यानी कि हमारे अधिकारों का यदि हनन हो जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हमारे अधिकारों के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। तो ये 5 प्रकार की रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पीठ, ठीक है। तो मान लो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो उसके अब हम देख पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी करता है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। तो सबसे पहले है आपका परमादेश, ठीक है। परमादेश का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में यह जो रेट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो। इसके बाद जो अगला लेख है वो है प्रतिषेध लेख। कौन सा लेख है? प्रतिषेध लेख। तो इस लेख में क्या होता है? यह लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करते हुए ये आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में कार्रवाई स्थगित करें। यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से कहता है कि आप इस मामले में कार्रवाई ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि ये जो मामला है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर
इसके बाद है आपका नेक्स्ट उत्प्रेषण अधिकार। तो उत्प्रेषण जो लेख होता है किसके द्वारा जारी होगा? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस लेख में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जो विवाद नीचे के न्यायालयों में चलता है, ठीक है, उसको ऊपर भेजने के लिए कहता है, ठीक है। यानी कि कोई विवाद जो कि अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है तो उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने वहां उठा लेगा। तो इस लेख को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? क्या होता है, किसी को पता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसे एक निश्चित समय निश्चित स्थान पर कहाँ प्रस्तुत करना होगा? न्यायालय में। इसके बाद आपका अधिकार परीक्षा। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय ये पूछता है कि ये कार्य आपने किस अधिकार से किया, ठीक है। तो इसमें जब रिट जारी करता है तो किसे जारी होता है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या अनुचित तरीके से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयत्न करता है तो उसको ये जारी होता है, ठीक है, ये वाला कि आपने किस अधिकार से किस पद को ग्रहण किया। अब मुझे लग रहा है कि आपको अधिकार का अर्थ, उसकी विशेषताएं और क्या पढ़ा हमने? मौलिक अधिकार समझ में आ गए? कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं? 6 होते हैं। कितने मौलिक अधिकार पढ़े? 6, ठीक है। तो ये जो 6 अधिकार है कौन से मुझे बताइए। पहला अधिकार कौन सा पढ़ा हमने? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार की कितनी स्वतंत्रताएं थी? 6 प्रकार, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा अधिकार पढ़ा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार। और उसके बाद संवैधानिक विचारों का अधिकार, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार कौन सा है? संवैधानिक विचारों का अधिकार। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जाते हैं ताकि हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय आवश्यक कार्रवाई करे। तो अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला जो प्रश्न है, अधिकार का क्या अर्थ है? कौन बताएगा अधिकार का अर्थ? अधिकार का अर्थ है? अधिकार का नाम है जिसे समाज के अधिकार और राज्य। वेरी गुड। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? अरे मौलिक अधिकार वे अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनको संविधान में जगह मिलती है, साथ ही संविधान इनके संरक्षण की भी गारंटी देता है। इसके बाद हमारा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में की पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है, अनुच्छेद 21। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं पढ़ी है अपनी बताइए। कोई बताएगा?